दोस्तों जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। आपके मोहल्ले में एक पुरानी दुकान है, सालों से चल रही है, पूरे इलाके के लोग वहीं से सामान लेते हैं। दुकानदार इतना कॉन्फिडेंट है कि उसे लगता है कि ग्राहक कहीं जा ही नहीं सकते। फिर सामने एक नई दुकान खुलती है। पहले दिन कोई नहीं जाता, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ ग्राहक उधर जाने लगते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुकान का संकट उस दिन शुरू नहीं होता जब पहला ग्राहक जाता है। संकट तब शुरू होता है जब दुकानदार को समझ ही नहीं आता कि लोग आखिर जा क्यों रहे हैं। कुछ ऐसा ही सवाल आज बंगाल की राजनीति को लेकर पूछा जा रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि टीएमसी चुनाव हारी या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इलेक्शन डिफीट या फिर किसी बड़े पॉलिटिकल चेंज की शुरुआत है। देखिए, राजनीति में विपक्ष से ज्यादा खतरनाक कई बार अपनी पार्टी के अंदर पैदा होने वाले डाउट होता है, क्योंकि बाहर वाला दुश्मन आपको हराने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर वाला कंफ्यूजन लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे क्या होगा। और जिस दिन पार्टी के अंदर फ्यूचर की डिस्कशन शुरू हो जाए, उस दिन कहानी सिर्फ चुनावी हार की नहीं रहती। अब बंगाल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं जीतती, पूरा पॉलिटिकल एरा बनाती है। कभी कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत थी, फिर सीपीएम आई और 34 साल तक सत्ता में रही। ऐसा लगता था जैसे बंगाल की राजनीति पर उनका परमानेंट लीज हो, लेकिन राजनीति में परमानेंट कुछ नहीं होता। फिर आई ममता बनर्जी और उन्होंने वो कर दिखाया जिसे बहुत लोग इम्पॉसिबल मानते थे। यही वजह है कि आज भी ममता बनर्जी को हल्के में लेना आसान नहीं है। उनका पूरा पॉलिटिकल करियर कमबैक स्टोरीज से भरा पड़ा है। लेकिन राजनीति सिर्फ एक नेता के दम पर नहीं चलती, राजनीति परसेप्शन पर चलती है। लोगों को अगर लगने लगे कि फ्यूचर आपके साथ है तो वो आपके लिए लड़ते हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें लगने लगे कि फ्यूचर कहीं और है, तब धीरे धीरे पूरा माहौल बदलना शुरू हो जाता है। हमें ये नहीं कह रहा कि टीएमसी खत्म हो रही है। राजनीति में किसी पार्टी को जल्दी खत्म घोषित करना सबसे रिस्की प्रिडिक्शन होती है, लेकिन इतना जरूर है कि आज टीएमसी के सामने सवाल सिर्फ सीटों के नहीं है, सवाल संगठन के हैं, भरोसे के हैं और सबसे बढ़कर भविष्य के हैं। क्योंकि चुनाव जीतना मुश्किल काम है, लेकिन चुनाव हारने के बाद पार्टी को एकजुट रखना उससे भी मुश्किल है। जीत के समय सब साथ खड़े होते हैं, असली टेस्ट हार के बाद शुरू होता है। और शायद यही वजह है कि आज बंगाल की राजनीति देश की सबसे दिलचस्प राजनीतिक कहानियों में से एक बन चुकी है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि टीएमसी हारी क्यों, सवाल ये है कि हारने के बाद टीएमसी क्या करने वाली है। और कई बार राजनीति में यही सवाल पूरी कहानी बदल देता है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चुनाव हारना नहीं होती। चुनाव तो बड़ी बड़ी पार्टियां हारती रही है, असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हार के बाद पार्टी के अंदर सवाल उठने लगे। कोई स्ट्रेटजी पर सवाल उठाता है, कोई लीडरशिप पर, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है। और राजनीति में कई बार बोलने वाले लोगों से ज्यादा खतरनाक चुप रहने वाले लोग होते हैं। क्योंकि जो नेता टीवी पर आकर नाराजगी दिखा रहा है वो अभी भी गेम में है, लेकिन जो अचानक मीटिंग में आना कम कर दे, फोन उठाना कम कर दे और दिखाई देना कम कर दे, वो अक्सर अपना अगला पॉलिटिकल कैलकुलेशन कर रहा होता है। यही वजह है कि चुनाव हारने के बाद किसी भी पार्टी की पहली लड़ाई अपोजिशन से नहीं, अपने घर के अंदर शुरू होती है। जरा क्रिकेट का एग्जांपल लीजिए। अगर आपकी टीम फाइनल हार जाए तो अगले दिन डिस्कशन ये नहीं होता कि सामने वाली टीम भी बहुत अच्छी थी। डिस्कशन ये होता है कि हमारी गलती कहां हुई, किसने कैच छोड़ा, किसने प्रेशर में गलती की। पॉलिटिक्स भी बिल्कुल ऐसी है। हार के बाद सबसे पहले उंगलियां बाहर नहीं अंदर उठती है। और बंगाल में तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स सिर्फ बड़े नेताओं से नहीं चलती। यहाँ बूथ लेवल का वर्कर, लोकल लीडर और ग्राउंड नेटवर्क बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए किसी भी पार्टी के लिए सबसे जरूरी चीज चुनाव जीतना नहीं है, अपना संगठन मजबूत रखना होता है। यही कारण है कि आज सबसे बड़ा सवाल बीजेपी क्या कर रही है ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि टीएमसी के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि राजनीति में अनसर्टेनिटी बहुत डेंजरस चीज होती है। पहले अफवाह उठती है, फिर उस पर चर्चा होती है, और कई बार वही चर्चा धीरे धीरे पॉलिटिकल रियलिटी बन जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि टीएमसी खत्म होने वाली। राजनीति में किसी पार्टी को जल्दी खत्म घोषित करना हमेशा रिस्की होता है, लेकिन इतना जरूर है कि आज टीएमसी को सिर्फ अपने विरोधियों को जवाब नहीं देना है, बल्कि अपने समर्थकों को भी ये भरोसा दिलाना है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और यहीं पर पूरी कहानी फिर से ममता बनर्जी पर आकर टिक जाती है, क्योंकि मुश्किल समय में लोग पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं देखते, कैप्टन को देखते हैं। जब जहाज तूफान में फंसता है तो सबकी नजर कप्तान पर होती है। और आज बंगाल में भी सबसे बड़ा सवाल ही है, क्या ममता बनर्जी एक और कमबैक स्टोरी लिख पाएंगी, या इस बार राजनीति उनके लिए पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल आता है, आखिर टीएमसी को लेकर इतना डिस्कशन हो ही क्यों रहा है? मतलब भारत में कोई पहली पार्टी नहीं है जो चुनाव हारी हो। बड़ी बड़ी पार्टियां हारी है, फिर वापस भी आई है, तो फिर टीएमसी की हार को लेकर इतना सस्पेंस क्यों है? इसकी वजह है बंगाल का पॉलिटिकल। देखिए, बंगाल में सरकार बदलना सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की कहानी नहीं होती। यहाँ कई बार पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम बदल जाता। जो पार्टी सत्ता में आती है वो सिर्फ सरकार नहीं चलाती, बल्कि धीरे धीरे गांव, कस्बों, लोकल लीडर्स और ग्राउंड वर्कर्स तक अपना नेटवर्क बना लेती है। और जब वही पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो नुकसान सिर्फ विधानसभा की सीटों का नहीं होता, ग्राउंड सपोर्ट का भी होता। और यही चीज पहले कांग्रेस के साथ हुई थी। एक समय था जब कांग्रेस बंगाल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स थी, लेकिन धीरे धीरे उसका ग्राउंड कनेक्ट कमजोर होता गया और राजनीति में उसकी पकड़ भी कम होती चली गई। फिर सीपीएम का दौर आया। सीपीएम ने सिर्फ चुनाव नहीं जीते, उसने पूरे राज्य में एक मजबूत कार्डर नेटवर्क खड़ा कर लिया। ऐसा लगता था कि बंगाल की राजनीति और सीपीएम का रिश्ता बहुत लंबा चलने वाला। लेकिन फिर 2011 आया और पूरी कहानी बदल। सीपीएम सत्ता से बाहर हो गई, और दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद सिर्फ सरकार नहीं गई, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। यही वजह है कि आज जब लोग टीएमसी की स्थिति को देखते हैं तो उन्हें बंगाल का पुराना इतिहास याद आने लगता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टीएमसी का भी वही हाल होने वाला है, क्योंकि राजनीति में हिस्ट्री कॉपी पेस्ट नहीं होती। अगर ऐसा होता तो ममता बनर्जी कभी सीपीएम को हरा ही नहीं पाती। लेकिन हिस्ट्री एक वार्निंग जरूर देती है, और वो वार्निंग ये है कि किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई चुनाव हारने के
बाद शुरू हो, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी करेंसी सिर्फ वोट नहीं होती, परसेप्शन भी होता है। जब लोगों को लगता है कि आपकी पार्टी राइजिंग फोर्स है तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जब लोगों को लगने लगे कि पार्टी डिक्लाइन में है तो वही लोग धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि आज टीएमसी के सामने सबसे बड़ा सवाल सीटों का नहीं है, परसेप्शन का। उसे सिर्फ ये साबित नहीं करना कि वो अगला चुनाव लड़ सकती, उसे ये भी साबित करना है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि राजनीति में कई बार चुनाव हारना उतना खतरनाक नहीं होता जितना लोगों का ये मान लेना कि अब आपका बेस्ट टाइम पीछे छूट चुका है। और शायद आने वाले समय में टीएमसी की सबसे बड़ी लड़ाई भी इसी सोच के खिलाफ होने वाली है। अब यहाँ पर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी पार्टी मुश्किल दौर से गुजरती है तो चर्चा सिर्फ उसकी हार की नहीं होती, उसके भविष्य की भी होने लगती है। और टीएमसी के मामले में वो भविष्य एक नाम के आसपास घूमता है, और वो नाम ही ममता का भतीजा अभिषेक बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की पॉलिटिकल जर्नी बिल्कुल अलग रही है। ममता बनर्जी ने अपनी पहचान संघर्ष से बनाई। उन्होंने अपोजिशन में रहते हुए लड़ाइयां लड़ी, आंदोलन की और धीरे धीरे खुद को बंगाल की सबसे बड़ी नेताओं में शामिल कर लिया। उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनका ग्रास रूट कनेक्ट और उनकी फाइटर वाली इमेज रही है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के सामने चैलेंज अलग है। उन्हें कोई नई पार्टी खड़ी नहीं करनी, बल्कि एक पहले से स्थापित और बड़ी पार्टी को आगे लेकर जाना है। और राजनीति में कई बार पार्टी बनाना जितना मुश्किल नहीं होता, उसे लंबे समय तक एकजुट रखना उससे ज्यादा मुश्किल। यही वजह है कि आज टीएमसी को लेकर जो भी चर्चा होती है उसमें भविष्य की लीडरशिप का सवाल अपने आप आ जाता है। सवाल ये नहीं कि अभिषेक बनर्जी इन्फ्लुएंशियल है या नहीं है, सवाल ये कि क्या वो आने वाले समय में पार्टी को उसी तरह जोड़कर रख पाएंगे जैसे ममता बनर्जी ने रखा। क्या कार्यकर्ता और स्थानीय नेता उन्हें उसी तरह स्वीकार करेंगे? क्योंकि राजनीति में लीडरशिप सिर्फ पद से नहीं चलती, परसेप्शन और एक्सेप्टेबिलिटी से भी चलती है। और यही वजह है कि टीएमसी की कहानी अब सिर्फ वर्तमान की कहानी नहीं रह गई, ये भविष्य की कहानी भी बन चुकी है। क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल सवाल विपक्ष नहीं पूछता, समय पूछता है। आपके बाद क्या? ममता बनर्जी को लेकर चाहे किसी की भी राजनीतिक राय हो, लेकिन एक बात लगभग हर कोई मानता है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कई बार मुश्किल परिस्थितियों से वापसी की है। लेकिन आज सवाल सिर्फ उनकी वापसी का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या टीएमसी आने वाले वर्षों के लिए खुद को तैयार कर पा रही है। क्योंकि चुनाव हार से उबरना मुश्किल होता है, लेकिन पार्टी के भविष्य को लेकर लोगों के मन में भरोसा बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। और शायद यही वजह है कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ टीएमसी की हार नहीं, बल्कि टीएमसी का भविष्य होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अगर टीएमसी मुश्किल में है तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी तरफ सब कुछ आसान हो गया। क्योंकि राजनीति में अपोजिशन से सरकार तक का सफर जीतने से ज्यादा उसे संभालने का खेल होता है। अपोजिशन में रहते हुए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसान लगता है, लेकिन सरकार में आने के बाद वही लोग आपसे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं जो कल तक आपके लिए नारे लगा रहे हैं। और जनता का नेचर भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जब आप विपक्ष में होते हैं लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं लोग उम्मीद नहीं रिजल्ट मांगते हैं। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति को सिर्फ टीएमसी कमजोर हो रही है वाले एंगल से देखना पूरी कहानी नहीं है। क्योंकि राजनीति में कई बार एक पार्टी की कमजोरी अपने आप दूसरी पार्टी की ताकत नहीं बन जाती। उसके लिए लोगों को भरोसा भी होना चाहिए कि सामने वाला विकल्प बेहतर है। और यही असली गेम है। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज चुनाव जीतना नहीं रहता, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना बन जाता है। सपोर्टर्स भी तब सिर्फ सपोर्ट नहीं रहते, वो परफॉर्मेंस रिव्यूअर्स बन जाते हैं। यही कारण है कि आज भले चर्चा टीएमसी की हो रही है, लेकिन आने वाले समय में उतनी बड़ी परीक्षा उसके विरोधियों की भी होगी। क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ स्पीचेस और स्लोगन्स का नहीं रहेगा, गवर्नेंस का और डिलीवरी का भी रहेगा। और रणनीति और राजनीति यही सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। कई बार जो पार्टी हारती हुई दिख रही होती है वही कुछ साल बाद जोरदार वापसी कर लेती है, और कई बार जो पार्टी अजय दिखती है वो अचानक मुश्किलों में घिर जाती है। इसलिए अभी टीएमसी को खत्म मान लेना शायद उतनी ही जल्दबाजी होगी जितनी कभी ये मान लेना था कि बंगाल में बदलाव आ ही नहीं सकता। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, लड़ाई परसेप्शन की है, लीडरशिप की है और सबसे बढ़कर लोगों के भरोसे की है। क्योंकि आखिर में राजनीति उसी की होती है जिसे लोग अपना भविष्य मानने लगते हैं। तो दोस्तों, आखिर में वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने इस पूरी कहानी की शुरुआत की। क्या टीएमसी का अंत शुरू हो चुका? अब सच कहे तो राजनीति में ऐसे सवालों का जवाब देना आसान नहीं होता, क्योंकि राजनीति में चीजें उतनी सीधी नहीं होती जितने टीवी डिबेट्स में दिखाई जाती है। कई बार जो पार्टी खत्म होती हुई लगती है वही कुछ साल बाद जोरदार वापसी कर लेती है। कई बार जो पार्टी खुद को पूरी तरह सुरक्षित मान बैठती है उसे जनता अचानक बड़ा झटका दे देती है। लेकिन एक बात साफ है, आज टीएमसी सिर्फ चुनावी हार से नहीं जूझ रही, उसके सामने संगठन को मजबूत रखने की चुनौती है, अपने समर्थकों का भरोसा बनाए रखने की चुनौती है और सबसे बढ़कर भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने की भी चुनौती। यही वजह है कि आज चर्चा सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं हो रही, बल्कि टीएमसी के पूरे भविष्य की हो रही है। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपने विरोधियों को गलत साबित करेंगी? क्या पार्टी पहले की तरह एकजुट रह पाएगी? और क्या आने वाले समय में टीएमसी खुद को फिर से एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित कर पाएगी? फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इतना जरूर है, बंगाल की राजनीति एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है और आने वाले कुछ महीने शायद ये तय करेंगे कि सिर्फ एक चुनावी हार थी या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत। क्योंकि राजनीति का इतिहास हमें एक बात बार बार सिखाता है, यहाँ कोई भी कहानी तब तक खत्म नहीं होती जब तक जनता आखिरी फैसला नहीं सुना देती। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, टीएमसी वापसी करेगी या बंगाल की राजनीति सच में एक नए दौर की तरफ बढ़ रही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।